नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान 360 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आरपीएससी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। मैं हूं लीलाधर प्रजापत, एमए नेट हिस्ट्री से, और मुझे ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाते हुए लगभग 7-8 वर्ष का अनुभव हो चुका है। ऑनलाइन अकेडमी जो है अनअकैडमी, उस पर अपने को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले करना क्या होगा, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा, और अनअकैडमी का यह लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी। डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, अपने एजुकेटर के साथ है वो चैट करने का मौका मिलेगा, और इसके अलावा डिस्कशन, डाउट्स पूछने और आंसर पोल की भी सुविधा है वो अवेलेबल है। लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा अवेलेबल है। मॉक टेस्ट है वह भी अवेलेबल है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है वो अवेलेबल है। ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। और इसके अलावा आपको अनलिमिटेड एसेज वो भी प्राप्त होंगे। अगर आप 12 महीने के लिए कोर्स लेते हो अनअकैडमी का तो आपके 7,000 रुपये चार्ज रहेगा, और अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हो तो आपके 8,400 रुपये का चार्ज रहेगा 24 महीने का। बट अगर आप ये प्रोमो कोड XYZ यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, और यानी कि उसके लगेंगे 6300 रुपये। और 24 महीने का अगर करते हो और उसके XYZ प्रोमो कोड के साथ तो आपके 10% का डिस्काउंट रहेगा, यानी 7,560 रुपये लगेंगे। कोई ज़्यादा चार्ज है वो नहीं है। अब चलिए आज की क्लास में अपन राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों में पहला जो पुरातात्विक स्थल है वह है कालीबंगा है। लेट्स क्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इनके बारे में पढ़ चुके होंगे, परंतु अपन 360 में राजस्थान है इसका इतिहास शुरू किया है, और राजस्थान के इतिहास में ये अपने 360 में है वो पहली बार पढ़ रहे हैं राजस्थान के सभ्यता स्थल पुरा स्थल। पहला जो पुरा स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी है वह है किसने प्रदान की, LP टेसीटोरी ने। कालीबंगा कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की, 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका उत्खनन कार्य किसने किया, इसका उत्खनन कार्य 1961-69 ईस्वी के मध्य में बीवी लाल और BK थापर द्वारा किया गया। बीवी लाल का मतलब हो गया ब्रजवासी लाल, BK थापर का मतलब हो गया बालकृष्ण थापर। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। ऊंट के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। इसके तहत एक बालक की छिद्रित खोपड़ी है वो प्राप्त हुई है, और इस बालक के हाइड्रोस्पोबिया सरगलन या मस्तिष्क गलन नामक रोग था। इसके अलावा एक बेलनाकार मोहर है उसकी प्राप्ति हुई है जो फारस की है,
तथा ये मोहर है वो कालीबंगा का संबंध भारत से दर्शाती है। इसके अलावा एक फर्श से हमें अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से बलि प्रथा के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इसके तहत क्या मिला है कि भैया एक अग्निवेदिका मिली है और उस अग्निवेदिका के अंदर है वो पशुओं की हड्डियां मिली है। तो उस अग्निवेदिका में पशुओं की ये जो हड्डियां हैं किसको दर्शाती है? बलि प्रथा को दर्शाती है। इसके अलावा भारत में प्राचीन तंदूर के प्रमाण हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सरसों तथा चने के प्रमाण हैं वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे चलिए, तो यहाँ से हमें लाल व काले मृद भांड है उनकी प्राप्ति होती है। लाल काले मृद भांड मिट्टी के जो बर्तन हैं उनकी प्राप्ति यहाँ से हुई है। इसके अलावा यहाँ से हमें कांस्य दर्पण है वो प्राप्त होता है। हाथी दांत का कंगा प्राप्त होता है। मनके तथा सीप के आभूषण प्राप्त होते हैं। ताम्रपिन प्राप्त होती है। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त होता है। और ये सब चीजें हैं वो यहाँ के लोगों की श्रृंगार प्रियता को दर्शाती है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार प्रिय थे। और ये सब चीजें इन लोगों की श्रृंगार प्रियता दिखाती है। इसके अलावा कुमार देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। अंडाकार एक कब्र प्राप्त हुई है जिसे चिरायु कब्र नाम दिया गया है। स्वास्तिक का चिन्ह है वो प्राप्त हुआ है। ये होता है स्वास्तिक। और व्याघ्र चित्रित मुद्रा है उसकी प्राप्ति होती है। इसके अलावा ताम्र मुद्रा है उसकी प्राप्ति है वो यहाँ से होती है। कालीबंगा सभ्यता का जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मांगना जाता है और इसका पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। कनेडी जो है इसने कालीबंगा का पतन है इसके लिए संक्रामक रोग को उत्तरदायी बताया है कि किसी संक्रामक रोग के कारण है वो कालीबंगा का पतन हो गया। बट गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा के पतन के लिए कच्छ के रन से आने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं को उत्तरदायी बताया है कि कच्छ के रन से आने वाली हवाओं के कारण है वो इसका पतन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे वाले सभ्यता स्थल की ओर। आगे वाला जो सभ्यता स्थल है राजस्थान का दूसरा पुरातात्विक स्थल है वो है आहड़ सभ्यता स्थल। आहड़ उदयपुर के अंदर स्थित है। इसकी खोज 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। बट इसका जो उत्खनन कार्य है आहड़ का
वह 1956 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया। उत्खनन कार्य किसने किया? आर.सी. अग्रवाल ने किया। आहड़ का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य, बृहत्तम उत्खनन कार्य 1961 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर धीरज लाल सांकलिया द्वारा किया गया। कौन से विश्वविद्यालय के थे? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे धीरज लाल सांकलिया, जिनके द्वारा है आहड़ का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। आहड़ को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे प्राचीन शिलालेखों पर ताम्रवती के नाम से संबोधित किया गया है। सर्वाधिक ताम्र सामग्री प्राप्त होने के कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे स्थानीय लोगों द्वारा धूलकोट व आगाटपुर के नाम से संबोधित किया गया है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। बनास नदी घाटी सभ्यता भी इसे ही कहते हैं, अथवा इसे बनासियन संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं? तो आहड़ से धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है। एक मकान में 6 चूल्हों की प्राप्ति होती है आहड़ से ही। इसके अलावा एक अन्य मकान से 2 मुंह वाले चूल्हे की प्राप्ति होती है तथा आहड़ जो है, इस आहड़ सभ्यता स्थल से लाल तथा काले मृद भांड है वो भी प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? लाल तथा काले मृद भांड है वो आहड़ से प्राप्त होते हैं। आहड़ से अन्न भंडारण के मर्द भांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा गारे तथा काठे के नाम से संबोधित किया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? गारे तथा काठे के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा छपाई के ठप्पे हैं, अनाज पीसने की चाकी के पाट है, चित्रयुक्त बर्तन है, टेरिकोटा पद्धति से निर्मित
बेल की प्रतिमा है वो यहाँ से प्राप्त होती है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा आहड़ से ईरानी शैली की धूपदानियां, बिना हत्ते के जल पात्र, 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त होती है, जिनमें एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी प्राप्त होता है तथा यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण है वह भी प्राप्त होते हैं। कृषि और पशुपालन में आहड़ सभ्यता के लोगों द्वारा बोई जाने वाली मुख्य फसल है वह चावल थी और सर्वाधिक पाले जाने वाला पशु है वह कुत्ता था। इसके अलावा यहाँ से तांबा गलाने की जो भट्टियां हैं वह भी प्राप्त होती है। आहड़ सभ्यता एक ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी समृद्धि का काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका पतन है वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आयड़ नदी के जो प्रवाह में परिवर्तन हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप आहड़ का पतन हो गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ का पतन कैसे हुआ? आयड़ नदी के बहाव में परिवर्तन के कारण आहड़ का पतन हुआ। आगे वाला सभ्यता स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल है। गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज 1972 में ईस्वी में कई जगह ये भी मिलेगा आपको 1972-73। ईस्वी में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1977 ईस्वी में R.C. अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा किया गया। गणेश्वर सभ्यता की समृद्धि का काल 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। गणेश्वर एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं में यह सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है ये। इस कारण से गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में गणेश्वर से ही ताम्र आपूर्ति की जाती थी। इस कारण से गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता स्थल है
यहाँ से हमें ताम्र बाणाग्र, ताम्र फरसे, ताम्र कुल्हाड़ियाँ, ताम्र सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर के मकान, पत्थर के बांध। और भारत का ये एकमात्र स्थान है जहां से पत्थर के बांधों के प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से कपीसवर्णी मर्द बांध है उनकी प्राप्ति भी होती है। गणेश्वर के लोग शिकार प्रिय थे तथा कृषि से अपरिचित थे। और इसका पतन किस कारण से हुआ? कांतली नदी जो पूर्व में नित्यवाही नदी थी, हमेशा बहने वाली नदी थी, और इसके सूख जाने के कारण ही गणेश्वर का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। कांतली नदी जो नित्यवाही नदी थी और इस कांतली नदी के नित्यवाही थी और इसके सूख जाने के कारण है वो गणेश्वर का पतन हो जाता है। अब राजस्थान के सभ्यता स्थलों में जो सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल है वो है बेराट सभ्यता स्थल। बेराट सभ्यता स्थल है ये शाहपुरा जयपुर में भीम डोंगरी, बिज्जक डोंगरी, महादेव डोंगरी, मोती डोंगरी में बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। बेराट की खोज 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। इसका जो उत्खनन कार्य है वह 1962-63 ईस्वी में कैलाश दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी द्वारा किया गया। कैलाश दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य किया। बेराट की विशेषताएं देखिए। बेराट पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी था जिसकी स्थापना मत्स्य जनपद के शासक विराट द्वारा विराटपुर नगर के नाम से की गई। यानी मत्स्य जनपद का शासक था विराट और उसी ने अपने नाम पर विराटपुर नाम से बेराट की स्थापना की थी और इसी विराटपुर का अपभ्रंश हो गया और अपभ्रंश होकर के क्या बन गया? बेराट शब्द बन गया। तो विराटपुर नगर है, इसकी स्थापना की गई विराट के द्वारा जो अपभ्रंश होकर बेराट कहलाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों द्वारा अपने 1 वर्ष के
अज्ञातवास का समय बिताया गया था। पांडवों ने यहीं पर अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय बिताया था। बेराट से हमें पाषाण काल से मध्य युग तक की सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पाषाण काल से लेकर मध्य युग तक की सभ्यताओं के प्रमाण हैं, वह बेराट से प्राप्त होते हैं। बेराट जो सभ्यता स्थल है, इसकी महत्ता बताते हुए डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को जो कुछ देकर खोया है, बेराट को खोजकर उससे अधिक पाया है। क्या दिया पाकिस्तान को? देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो ये जो अपना पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो भारत के विभाजन के पश्चात जो पाकिस्तान है ना, इसमें भारत के जो प्रमुख सभ्यता स्थल हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, चौंदड़ो है, सुतका गेंडोर है, वो पाकिस्तान में चले गए। और ये भारत के सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख सभ्यता स्थल थे। तो सत्यप्रकाश जी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को जो कुछ देखकर खोया है, बेराट को खोजकर उससे अधिक प्राप्त कर लिया है। बेराट जो सभ्यता स्थल है, यहां से हमें विभिन्न संस्कृतियों के प्रमाण हैं, वो प्राप्त होते हैं। बेराट से हमें पाषाण काल से लेकर मध्य युग तक की, यानी मुगल काल तक की सभ्यताओं के प्रमाण है, वह प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? बेराट से कई संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। तो बेराट से हमें पाषाण कालीन शैलचित्र की प्राप्ति होती है। शैलचित्र यानी चट्टानों पर बने हुए चित्र। इस कारण से बेराट को पाषाण कालीन चित्रशाला भी कहा जाता है। यहाँ से ताम्र सामग्री भी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्धकालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण भी बेराट से प्राप्त होते हैं और मध्य युगीन यानी मुगल कालीन सभ्यता के प्रमाण भी बेराट से है, वो प्राप्त होते हैं। आई समझ में बात? तो
बेराट जो सभ्यता स्थल है, यहां से बौद्धकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले ही है। तो बौद्धकालीन सभ्यता में देखिए, बेराट जो है कई प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि बेराट जो सभ्यता स्थल है यह बौद्धकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। बेराट सभ्यता स्थल है, यह बौद्धकालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। यहां से बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, बौद्ध भिक्षुकों की कोठड़ियां आदि प्राप्त होती हैं। कोठड़िया किसको कहा गया है? कोठड़िया कहा गया है अपने जो घर के अंदर छोटे कमरे जो होते हैं ना, उनको कोठड़ी कहा जाता है। ठीक है। और भी देखिए, यहां से हमें बौद्ध कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय, इनके समय में कीर्ताजी खंगारोत नाम के किलेदार थे। इन्होंने यहां से बुद्ध की अस्थियां है वो प्राप्त की थी। भैया बुद्ध की अस्थियां यहां से मिली है, इसका मतलब बेराट है वो वास्तव में क्या था? बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है ना। इसके अलावा देखो, बेराट जो सभ्यता स्थल है, इस बेराट सभ्यता स्थल से हमें चीनी यात्री वेनसांग से जो प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पर भी इसे बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चीनी यात्री वेनसांग जो है, इसने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में बेराट को बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बताया है, और इसे वेनसांग ने पार यात्रा के नाम से संबोधित किया है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वेनसांग ने बेराट को किस नाम से संबोधित किया है? तो वेनसांग ने बेराट को पार यात्रा के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से संबोधित किया है? पार यात्रा के नाम से संबोधित किया है। आइए देखिए, बेराट जो सभ्यता स्थल है, यह बेराट सभ्यता स्थल भैया मौर्यकालीन संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है ना। यहां से मौर्य काल की लौह सामग्री जो है वो प्राप्त होती है, और इसके अलावा यहां से आहत या पंचमार्क शैली के मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, उन सिक्कों की भी प्राप्ति होती है। तो बेराट से वास्तव में कितने सिक्के हैं वो मिले हैं? बेराट से
एक कपड़े में लिपटे हुए, कपड़े में बांधे हुए 36 सिक्के है वो प्राप्त हुए हैं। एक कपड़े में लिपटे हुए, कपड़े में बांधे हुए 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं बेराट से, और इनमें 28 जो सिक्के हैं वह तो इंडो ग्रीक शैली के हैं। इंडो ग्रीक शैली या अपन कह सकते हैं पंचमार्क शैली के सिक्के हैं, और 8 जो सिक्के हैं इंडो ग्रीक शैली के अलावा 8 सिक्के पंचमार्क शैली के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल के टोटल है वो 8 सिक्के मिले हैं पंचमार्क शैली के, और टोटल सिक्के मिले हैं 36, जिनमें 28 जो है वह 28 इंडो ग्रीक शैली के सिक्के हैं। ठीक है ना। और इन्हीं में जो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, इनमें जो यूनानी शासक था ना मिनेंडर, यूनानी शासक मिनेंडर जो है उसके सिक्के भी प्राप्त होते हैं। सन 1837 ईस्वी में विलियम बर्ट द्वारा सम्राट अशोक के बाब्रू के शिलालेख की खोज की गई थी। यहीं से बिजक पहाड़ी का जो क्षेत्र है यहां से, ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो अशोक को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध सिद्ध करता है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ का भी उल्लेख किया गया है, तथा इसमें संघ भेद रोकने का उल्लेख भी किया गया है। इसमें अशोक को मगध का राजा अर्थात मगधाधिराज कहा गया है। सन 1871-72 ईस्वी में कार्लाइल द्वारा भीम डोंगरी का जो क्षेत्र है वहां से अशोक के अन्य शिलालेख की खोज की गई थी एक और, परंतु ये जो अशोक का अन्य शिलालेख मिला है वह बाबरू का जो शिलालेख है इतना प्रसिद्ध नहीं है। अब बात करते हैं इसके पतन की। बेराट जो सभ्यता स्थल है इसका पतन कैसे हुआ? तो चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार बेराट को नष्ट करने का श्रेय हुण शासक मिहिर कुल को जाता है। हुण शासक मिहिर कुल को बेराट को नष्ट करने का श्रेय जाता है, जिसने बेराट को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, और 9 कोटि बौद्ध भिक्षुकों की इसने हत्या कर दी। तो बेराट का पतन है, इसका श्रेय मिहिर कुल को जाता है। और मध्ययुगीन सभ्यता के प्रमाण क्या मिले हैं बेराट से, और पुनः इसकी स्थापना कैसे हुई उसको भी साथ में देख लेते हैं। बेराट की पुनः स्थापना का जो श्रेय है वह मुगलों को जाता है। मुगलों में भी अगर पूछ ले किस मुगल बादशाह को, तो अकबर को। मुगल बादशाह अकबर द्वारा यहाँ शाही महल तथा शाही बाग का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा आमेर शासक मान सिंह प्रथम है, इन्होंने यहाँ पर पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो मुगल काल में जो बेराट सभ्यता स्थल है, इस बेराट सभ्यता स्थल की बेराट सभ्यता स्थल की
जो पुनः स्थापना है वह मुगलों ने की थी। जुड़े रहिए राजस्थान 360 के साथ। आज की क्लास में इतना ही, और अब इसका बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अनअकैडमी का जो ऑनलाइन चैनल है, यूट्यूब चैनल राजस्थान 360, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, और कोर्स खरीदने के लिए है वह आप ये प्रोमो कोड XYZ भी यूज कर सकते हो। धन्यवाद।